हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीक यानी कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के कुछ करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो, पहला जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग आउटपुट ग्रोथ ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स स्लोस टू 3.3% इन अगस्त। अब वैसे तो देखो, ये पर्टिकुलर न्यूज़ अपने आप में या कितने परसेंट बढ़ा कितने परसेंट कम हुआ उतना हमें जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स आखिर होते क्या हैं, क्या इनमें स्लो डाउन है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, होता क्या है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईआईपी के बारे में। आईआईपी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो, इसके अंदर ना 3 सेक्टर्स होते हैं। हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, हमें ना देखना होता है कि हमारी इंडस्ट्रीज कैसा वर्क कर रही है, क्या इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा, कहाँ कौन से सेक्टर में किस तरह से क्या इश्यूज आ रहे हैं। जैसे आप जानते हो ना कि बोला जाता है डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अगर सोचो, आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा हमारा सेक्टर कितना ख़राब कर रहा है या कौन सा सेक्टर कैसे काम कर रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिसीज़ कैसे बन पाएंगी। अब जैसे कोविड-19 आया तो हमें कुछ पता तो होना चाहिए कि कितने परसेंट नीचे गया, कितने परसेंट क्या इंप्रूव हुआ, इंडस्ट्रीज़ को कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। उसके बेसिस पे हम चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स है दैट इज नोन एज आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखो, यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन के थ्रू भी हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जहाँ पर 6 अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स आ जाती हैं। उसी तरह से सेक्टोरल क्लासिफिकेशन, 3 मेजर सेक्टर्स आते हैं। व्हाट आर दिस? दे आर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूपीएससी ऑलरेडी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इट हैज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 77% नियरली मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। 14% वेटेज है माइनिंग का और 8% है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इन जैसी चीज़ें, जैसे ना इंडेक्सेस के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसी ऑर्डर में चीज़ें ध्यान रखनी है कि मैन्युफैक्चरिंग फॉलोड बाय माइनिंग फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसके साथ ही साथ जब भी आप कोई इंडेक्स पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन उसको रिलीज़ करता है। इसके कौन रिलीज़ करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, एनएसओ करता है रिलीज। साथ ही साथ इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है? तो ये एक मंथली इंडेक्स है, हर महीने इसको किया जाता है। जैसे अभी ये देखो ना, ये वाला जो था, ठीक है, ये अगस्त का आया है, ये सितंबर के एंड में आया। तो क्या बता रहा है ये सितंबर में हमें अगस्त महीने का हमें बता रहा है। तो एक तरह का क्या है, ये लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग मतलब जो होने के बाद हमें चीज़ें बताता है, तो डेफिनेटली एक लैगिंग इंडिकेटर है। और यहाँ से क्या पता लग रहा है ये अगस्त मंथ का है, तो ये एक मंथली है। ठीक है, ये सारे मैं आपको प्रीलिम्स के पॉइंट बता रहा हूँ। हो सकता है यूपीएससी यहाँ पे इसको बोल दे कि क्वार्टरली इंडेक्स है, एनएसओ की जगह ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोल दे, तो ये स्टेटमेंट्स हो जाएंगे गलत। तो ध्यान दिया करो कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है और उस हिसाब से हमें क्या याद रखना है। इसके साथ ही साथ आउटपुट मेजर करता है, बट ये ध्यान क्या देना है, इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज़ को ये मेजर नहीं करता। साथ ही साथ इसका बेस ईयर है 2011-12। तो ये सारे ना कुछ छोटे मोटे इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अगर हमें प्रीलिम्स में इनके कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें नहीं पता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को आंसर करना। उसके साथ ही आप देख सकते हो कि आईआईपी किस तरह से पिछले कुछ टाइम के अंदर मूव किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अप्रैल 2020 का टाइम, उस टाइम क्या हुआ, अचानक से कोविड-19 आया, या अचानक से क्या मतलब कोविड-19 आया और साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिला, एक लॉकडाउन। और लॉकडाउन था, सब लोग अपने घरों में थे, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो नहीं रही थी। तो क्या हमें देखने को मिला, एक मैसिव रिडक्शन। ठीक है ना, कितना नीचे देखो, 37.9% का हमें कॉन्ट्रैक्शन एक तरह से कह लो कि इसमें देखने को मिला। तो उस हिसाब से ये ऊपर नीचे जाता रहता है। तो जैसे कि आप देखो, यूपीएससी 2021 में हमसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इंडिया एक तरह की वी शेप्ड रिकवरी को देख पा रहा है। तो वहाँ पर भी आपको ये सिर्फ बातों में नहीं, इस तरह नहीं बात करनी, आपको बताना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप बता रहे हो। जैसे आप बता सकते हो कि इंडिया का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पिछले कुछ महीने में इतने परसेंट रहा है या इतने परसेंट तेज़ी से बढ़ा है। तो इस तरह से जब आप अपने पॉइंट्स को डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करते हो ना, तब आपके आते हैं मेंस में अच्छे मार्क्स। ठीक है ना, वैसे तो आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हो कि हाँ इंडिया में अब ये बढ़ गया वो बढ़ गया, पर अगर आपने वहाँ पे इस तरह के कुछ इंडेसेस का मेंशन कर दिया, उनका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेटा था उसका मेंशन कर दिया, तो ये क्लियरली दिखाता है कि क्या, कि इंडिया में एक तरह की रिकवरी हो रही है। उसी तरह से देखो, हमने कुछ वीक्स पहले हमने जीएसटी का पढ़ा था कि जीएसटी जो होते हैं ना, जीएसटी रेवेन्यू है, जीएसटी कलेक्शन है, वो एक तरह से हमें कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए देखने को मिला है। वो भी क्या दिखाता है, वो दिखाता है वी शेप्ड रिकवरी।
तो कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि भले ही हम कुछ चीज़ें हो सकता है कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हों, हमें लग रहा हो कि ये तो प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है, पर उस प्रीलिम्स का भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रीलिम्स का जो डेटा था उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, जब हम एक तरह से ना जब चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ें या फिर जब हम आंसर राइटिंग करें तो मेक श्योर करें कि हम उन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। ठीक है, तो ये था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मीनिंग। अब देखो आईआईपी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं डेफिनेटली, बट आईआईपी के अंदर ना कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने ऐसे सेक्टर्स हैं, 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको क्या बोल दिया हमने, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब कोर का मीनिंग क्या होता है, कोर का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ना, इनको क्या माना जाता है, एक तरह से बैकबोन ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज। मतलब बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना कहीं इन 8 इंडस्ट्रीज के अंदर डिपेंड करती हैं। एक्चुअल में देखो है क्या, आईआईपी देखो एक बड़ा टर्म है, ठीक है, एक ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को पूरे को इंक्लूड कर रहा है, जो अलग अलग चीज़ें एक्सक्लूडिंग द इनफॉर्मल सेक्टर जो मैंने आपको पहले बताया। पर ये तो इतनी सारी चीज़ों को कर रहा है, बट इसमें से जो 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वो कौन से सेक्टर्स हैं, दीज आर पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ये जो 8 सेक्टर्स हैं ना, ये मिलकर आईआईपी का 40% होल्ड करते हैं। यानी कि आईआईपी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, पर उसमें से 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जो एक सिग्निफिकेंट चंक या सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं आईआईपी के अंदर। उन पर्टिकुलर 8 सेक्टर्स का हमने अलग से इंडेक्स बना दिया और उसका नाम क्या दे दिया, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। अगर इन 8 सेक्टर्स का हमने या इन 8 इंडस्ट्रीज का हमने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देख ली कि ये कैसे मूव हो रही हैं, ये ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, तो हमें क्या पता लग जाएगा, हमें अपनी इकोनॉमी का एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज इन्हीं पे तो डिपेंड कर रही हैं। इस वजह से आईआईपी के अंदर इनकी नियरली 40% इंपॉर्टेंस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को एनएसओ रिलीज नहीं करता, ठीक है, या सीएसओ रिलीज नहीं करता, ठीक है ना, एनएसओ रिलीज नहीं करता। इसको रिलीज कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ध्यान देना कि आईआईपी रिलीज होता है एनएसओ के द्वारा, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये रिलीज होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको ना प्रीलिम्स में पूछ ले जाते हैं, और फिर वहाँ हो जाती है एक तरह की कन्फ्यूजन कि अच्छा ये सीएसओ था, यहाँ एनएसओ था, या फिर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर था, ये लेबर ब्यूरो था। तो मेक श्योर कि इन चीज़ों के ना कॉरस्पॉन्डिंग आपको सारी चीज़ें ये चीज़ें पता हो, बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो, तब ये चीज़ें आप उस तरह से यूज़ कर पाओगे। साथ ही साथ ये भी हमें एक मंथली ही पैरामीटर हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब इस तरह से ना आप चीज़ें प्रीलिम्स मेंस दोनों इंटीग्रेटेड मैन में पढ़ते हो तो काफ़ी आपको ना हेल्प मिल जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ का डेटा आप दूसरी चीज़ में इंटीग्रेट कर सकते हो। इवन देखो जो हमारा प्रारंभ कोर्स है उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, किस तरह से आप सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। टेस्ट सीरीज़ की आपको यहाँ पे मदद मिल जाती है, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो एक तरह से आपका वन स्टॉप सोल्यूशन की तरफ निकल के आता है, जहाँ पर आपके जितने भी यूपीएससी प्रिपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया जाता है। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इन केस आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहो तो video.onlyus.in पर जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो एंड अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरह से बात करें तो इंटीग्रेटेड कोर्स की। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा होता है या फिर मेंस काफ़ी अच्छा होता है, बट दूसरा कंपोनेंट अच्छा नहीं होता। जैसे मान लो कि आप मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा ठीक हो, बट प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो वो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच, जहाँ पर प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको कवर कर दी जाएंगी। उसी तरह से कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जिनका थोड़ा मेंस के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हों, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थोड़ा अभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, या फिर वैल्यू एडिशन में दिक्कत आती है इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, और भी इस तरह से इकोनॉमी का भी ना मेंस वाला एंगल, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल आप सोचो कि इकोनॉमी के अंदर वैल्यू एडिशन कैसे करूं, या फिर डेटा को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से मैं उसको ना प्रॉपर कीवर्ड्स कैसे यूटिलाइज करूं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर कर दी जाती हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोर्स को भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो video.onlyus.in पर, या फिर अपने डाउट्स के लिए भी यहाँ पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। देखो एक और मुद्दा था इस पर्टिकुलर वीक के अंदर
वो था रिगार्डिंग द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेट हाइक। अब हुआ दरअसल में क्या कि आप जानते हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, ठीक है, हमने देखो बहुत बार इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, जो हमारा रेपो रेट है, मतलब जिस रेट के ऊपर आरबीआई लेंड करता है बैंक्स को, वो रेपो रेट में हमें 0.5% या फिर 50 बेसिस पॉइंट का एक हाइक देखने को मिला, मतलब बढ़ा दिया गया 50 बेसिस पॉइंट। अब आप देखो कि ये क्यों बढ़ाया गया। ऑब्वियसली मैं आपके साथ बार बार कई बार ना लास्ट वीक्स के अंदर डिस्कस करता आ रहा हूँ कि पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से काफ़ी एक मेजर चैलेंज फेस कर रही है। इंडिया में आप जानते हो कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक तरह से टारगेट है वो क्या है, 2 से 6% को मेंटेन करना। इवन देखो जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, यहाँ पर तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, द नंबर्स आर वेरी हाई ओवर देयर, मतलब उनके जो टारगेट्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना हमें इस तरह की जो उनके रेपो रेट्स होते हैं, मतलब रेट हाइक देखने को मिले हैं। उसी तरह से हमारी जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने भी ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर भी क्या होंगे, रेट हाइक। अब पर्टिकुलर जो हमारी रेपो रेट है वो कितनी हो गई है, दैट इज़ नाउ रीच टू 5.9%। कंसिस्टेंटली हम इसको पिछले कुछ टाइम के अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। देखो इस वजह से क्या है कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी कुछ ही वीक्स पहले मैंने आपके साथ इसके कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी डिस्कशन किया था। जिन एस्पिरेंट्स को थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी की रिगार्डिंग दिक्कतें हैं, या फिर रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप पर्टिकुलर लोग ये पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो 31 जुलाई से 6 अगस्त, ये पर्टिकुलर वीक के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग। तो जो भी आपका जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना स्टैटिक वाला पोर्शन है वो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो क्योंकि बाकी जो एस्पिरेंट्स है जो कंसिस्टेंटली फॉलो करते आ रहे हैं, उनके साथ मैं काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर चुका हूँ। इसके साथ ही देखो इस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इन्होंने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से मतलब जीडीपी ग्रोथ को ना थोड़ा रिड्यूस किया गया। कहने का क्या मतलब, देखो जैसे आप जानते हो रेपो रेट अगर बढ़ाया तो रेपो रेट बढ़ाने से होगा क्या, लोन्स महंगे हो जाएंगे, ठीक है ना। एक तरह से हो क्या रहा है, मतलब बैंक्स के पास पैसा महंगा पहुंचेगा, ठीक है, बैंक्स के पास, तो कहीं ना कहीं वो लैंड क्या करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट पे लैंड करेंगे, उसके बेसिस पे लोन्स महंगे हो जाएंगे, या फिर लोग जो लोन्स हैं वो कम अवेल करेंगे, कोशिश करेंगे कि लोन्स ना लें। तो इस वजह से एक तरह से डिमांड को कम किया जा सकता है, एंड साथ ही साथ इन्फ्लेशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। पर आप जानते हो कि जब भी डिमांड को सप्रेस किया जा रहा है या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करी जा रही है, उसके साथ हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को भी तो नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इस वजह से क्या था, हमारे आरबीआई ने पहले एक्सपेक्ट किया था कि 7.2% की ग्रोथ रेट होगी जीडीपी की, पर इसको एक तरह से कह लो कि डाउनग्रेड कर दिया गया है कि अब नियरली हम 7% ग्रोथ देख सकते हैं। देखो आपको एग्जैक्टली नंबर्स ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा, तब थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस और होते रहेंगे, रिविजन्स होती रहती हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो इतना बड़ा इशू हमारे लिए नहीं है। इशू क्या है कि हम समझें कि इसके रिकॉर्डिंग पीछे के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इवन यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था कि इन्फ्लेशन को किससे रिलेट किया जाता है, तो उसको रिलेट किया जाता है विद ग्रोथ, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ सकते हो। इसके साथ ही साथ हमारे आरबीआई का ये भी मानना था कि एक तरह से हम विड्रॉल कर रहे हैं अकोमोडेशन का, ठीक है, अकोमोडेशन हाइक, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं किस तरह से काम करती हैं, जो पर्टिकुलर मैंने आपको वीडियो बताया, इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जाके उन चीज़ों को भी समझ सकते हो, राइट। अब एक चीज़ देखो, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थोड़ा काफ़ी आर्टिकल्स के अंदर मैंने देखने को मिला, तो मैंने सोचा वो पर्टिकुलर चीज़ भी आपके साथ डिस्कस कर दूँ। ये कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टेल विंड और हेड विंड का। देखो वैसे तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, पर हमें कुछ एग्जांपल्स इसको पर्टिकुलर चीज़ को हमें इकोनॉमी में भी देखने को मिलती हैं। एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे मान लो ये हमारा एयरप्लेन है, ठीक है जी। अब हो सकता है हवा इधर से इधर की तरफ बह रही हो, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा प्लेन जा रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। इससे होगा क्या, इससे हमारा जो प्लेन है ना उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी, ये स्लो डाउन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, क्योंकि ये इधर से इधर जा रहा है, हवा इसको रोक रही है, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो बिल्कुल रोक रही है उसको, तो विंड उसके अगेंस्ट पुश हो रही है। तो इससे क्या होता है, हमारे इस विमान की रफ्तार कम हो जाती है। उसी तरह से कुछ पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम हेडविंड, ठीक है। ज्योग्राफी का ही टर्म है हेडविंड, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जब हमारा प्लेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विंड आती है, दैट इज नोन एज हेडविंड। उससे क्या होता है, स्लो डाउन। एंड सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ जब हमारी इकोनॉमी में होती है, इकोनॉमी में एक तरह का स्लो डाउन आ जाता है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उसको में कमी आ जाती है, उस पर्टिकुलर ग्रोथ में एक तरह से कह लो, तो उसको बोल देते हैं हेडविंड। टेल विंड में क्या होता है,
टेल विंड में हवा उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में हमारा प्लेन जा रहा है, तो एक तरह से पीछे से क्या मिल रहा है, एक तरह से पीछे से पुश मिल रहा है। उससे होगा क्या, हमारा प्लेन जो है वो और तेज चलने लग जाएगा, डेफिनेटली ग्रोथ रेट हमारी और बढ़ जाएगी, राइट। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में भी यही चीज़ होती है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पर क्या होता है, हमारी जो स्पेंडिंग हो गया वो बढ़ जाती है, ठीक है। अचानक से मान लो किसी पर्टिकुलर ऐसा इवेंट हुआ जिससे क्या हुआ, जिससे हमारी ग्रोथ में एक बूस्ट देखने को मिला, ठीक है। तो जब एक तरह का बूस्ट देखने को मिलता है, इकोनॉमी और तेजी से मूव करती है, दैट इज नोन एज टेल विंड। तो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं डिस्कस करूंगा। टेल विंड और हेडविंड आखिर होते क्या हैं। तो टेल विंड का मतलब जब सेम डायरेक्शन में चीज़ें मूव करें, ठीक है। हेडविंड का मतलब उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगी तो वो चीज़ स्लो डाउन हो जाएगी। टेल विंड में वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो तेज़ हो जाएगी। जब हम बात करते हैं इसको इकोनॉमिक टर्म्स में, तो इकोनॉमिक टेल विंड, इकोनॉमिक हेडविंड, ठीक है। आई होप अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनता है तो आप उसको आसानी से टैकल कर जाओगे, राइट। इसके साथ ही साथ जस्ट एक चीज़, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है रिगार्डिंग कि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का, इनकी इकोनॉमिक नीतियाँ क्या थी, किस तरह से इन्होंने इंडिया पे इम्पैक्ट किया। तो वो पर्टिकुलर वीडियो भी आप देख सकते हो। इनकेस अभी अपलोड ना हुआ हो तो आप उसको थोड़ा वेट कर लीजिए, बट मेक श्योर कि आप ये बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी, आप इनको समझो कि किस तरह से इकोनॉमी का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर डायमेंशन तक सीमित नहीं है। इकोनॉमी इज़ वन सच सब्जेक्ट विच हैज़ अ ग्रेट रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया, चाहे सोसाइटी हो गया। हर इम्पैक्ट को, हर पर्टिकुलर लाइफ के हर एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी इम्पैक्ट करती है। ये चीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो में रियलाइज़ कर लोगे, ठीक है। चलते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया था कि जब इंडियन रुपी एक तरह से स्लाइड हो रहा हो तो कौन सा ऐसा मेजर है जो कि हमारी गवर्नमेंट को या फिर जो हमारी आरबीआई है उसको नहीं लेना चाहिए। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ठीक दिया है, बट नियरली कह लो कि 15-20% लोगों ने इसका कुछ गलत जवाब दे दिया है। देखो आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, पहले स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी का मीनिंग क्या होता है। मान लो $1 इक्वल टू 70 है, पर हमारा हो सकता है कि रुपी काफ़ी तेज़ी से डेप्रिशिएट कर जाए और ये हो जाए $1 इक्वल टू 80। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हमारा रुपी क्या कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। इसको क्या बोल देते हैं, एक तरह से हमारा रुपी स्लाइड डाउन कर रहा है, ठीक है। स्लाइड कर रहा है, नीचे गिर रहा है, उसको बोल दिया कि स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसको हमें रोकना है, ये इंडियन रुपी जो नीचे गिर रहा है इसको रोकना है। तो रोकने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट 1 पढ़ो, कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। अगर हमने इंपोर्ट को कर्ब कर दिया मतलब रोक दिया, नॉन एसेंशियल गुड्स जो चीज़ें नहीं चाहिए, अगर उनको बाहर से ना मंगाएं, अगर नहीं चाहिए उनको बाहर से ना मंगाएं, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें, उससे क्या होगा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं कम होगा, और कहीं ना कहीं हम जो हमारा रुपी नीचे गिर रहा था उसको रोक सकते हैं डेफिनेटली। तो स्टेटमेंट 1 तो देखो एज इन ठीक है, मतलब वो रुपी को स्लाइड को रोक सकती है, पर हमसे नॉट पूछा है तो इसलिए ये आंसर नहीं है, ठीक है। नॉट का भी ध्यान रखा करो, कई बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस वजह से भी गलती कर जाते हैं, गलत ऑप्शन को मार्क कराते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इनकरेजिंग इंडियन बोरोस टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। तो देखो रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स भी हम किसी पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब मसाला बॉन्ड्स के अंदर भी तो यही चीज़ हो रही है कि जो डॉलर्स की एक तरह से डिमांड थी लोन को रीपे करने के टाइम, उस पर्टिकुलर उसको कम किया जा रहा है, उसकी डिमांड को। तो ये चीज़ भी हमारे रुपी का जो स्लाइड है उसको रोकेगी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि ये कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर भी मैं ना बिल्कुल ही स्टैटिक पोर्शन में जाना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो फिर बिल्कुल हम स्टैटिक ही डिस्कस करने लग जाएंगे। इसलिए बहुत डिटेल में मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं जा पाऊंगा। उसी तरह से तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी ठीक है, एज एन कि ये भी स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी को रोकने में हेल्प कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट देख लो, ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे इनफ्लो जो डॉलर्स का इनफ्लो है जो बाकी करेंसीज हैं उसमें हेल्प करती है, और इससे भी हमारे इंडियन रुपी को स्लाइड डाउन रोका जा सकता है। पर जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब एक तरह से जो हमारे अलग अलग रेट्स हैं उनको कम किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट मान लो कम हो गए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, उसके बेसिस पे हो सकता है कि इंडिया से जो बाहर है फॉरेन कैपिटल वो चली जाए डेफिनेटली, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर देखो सोचो इंडिया में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कम, तो डेफिनेटली क्या होगा, फॉरेन कैपिटल इंडिया से बाहर जा सकती है, बिल्कुल,
क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है, बेटर रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि इंडिया में तो बहुत कम रिटर्न मिल रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं, तो फॉरेन कैपिटल इंडिया से बाहर चली जाएगी। इसके बेसिस पे क्या होगा, इसके बेसिस पे इन्फ्लेशन हो सकती है, ठीक है, इंपोर्ट्स हो सकता है, दूसरी कंट्री से ज़्यादा मंगाने पड़े। उसके बेसिस पे क्या हो सकता है कि मतलब बेसिकली मेरे कहने का मीनिंग कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इस केस में हमें ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल सकती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, एंड उसके बेसिस पे जो रुपी गिर रहा था वो और गिर सकता है, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इसका तरीका नहीं है स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी को रोकने का। आई अंडरस्टैंड, देखो बहुत सारे तरीकों से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बेसिस पे देखते हैं कि डॉलर की डिमांड कम हो रही है, बढ़ रही है, रुपी कैसे डिमांड कम हो रही है, तो वो तरीके भी बिल्कुल ठीक है, आप उस तरह से भी जा सकते हो। बट कंसिडरिंग कि ये करंट अफेयर्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टैटिक में मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि फिर वो अपना ही 1 घंटे का ही पूरा लेक्चर बन जाएगा, जहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट डिस्कस कर रहे हैं, डॉलर और रुपी का रिलेशन कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर डी, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। उसी तरह से देखो बात करें, ये 2021 का क्वेश्चन, यहां पर क्या पूछा गया, इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। जब एक कंट्री को डीवैल्यू किया जाता है, देखो एक वर्ड होता है डेप्रीसिएशन, एक होता है डीवैल्यूएशन। जब हम बात करते हैं डेप्रीसिएशन की, तो एक्चुअल में ना ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से हो रहा है। जैसे मान लो $1 इक्वल टू 70 था, अब ये $1 इक्वल टू मान लो 80 हो गया, तो ये अपने आप हुआ है, या फिर कह लो कि कुछ जो मार्केट फोर्सेस थी उस हिसाब से हुआ है, हमने नहीं इसमें कोई चेंज किया। हमारी जो आरबीआई उसने नहीं कोशिश करी कि इसको ऐसा करें, नहीं, ये एक तरह से मार्केट फोर्सेस के इम्पैक्ट के अंदर हुआ है। इसको क्या बोल देते हैं, डेप्रीसिएशन। जब बात करते हैं डीवैल्यूएशन की, वो जानबूझ के किया गया है। जैसे होना यही है, $1 इक्वल टू 70 से $1 इक्वल टू 80 ही गए हैं, पर किसने किया, अगर आरबीआई ये तो किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो जानबूझकर कुछ तरीका अपनाए जिसके बेसिस पे इस कंट्री को डीवैल्यू किया जाए, इस करेंसी को, उसको बोल देते हैं क्या, डीवैल्यूएशन। तो मीनिंग तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप सभी जानते हो, आई एम वेरी श्योर आपने स्टैटिक पोर्शन में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि जब भी किसी चीज़ को डेप्रिशिएट करते हैं तो एक तरह से क्या होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं एक तरह से वो बूस्ट होते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। तो इस केस में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बूस्ट होंगे, यस। तो जो पहला हमें स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमारे जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स हैं उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने को मिलेगी, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? द आंसर इज यस। अगर देखो नहीं भी समझ आ रहा, मैं आपको एक तरह से समझाता हूँ। मान लो कि ना आप एक फ़ोन ले लो, एक मोबाइल फ़ोन है मान लो, ठीक है। हो सकता है कि ये मोबाइल फ़ोन हो सकता है कि यूएस में मिले आपको $100 का, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंगली मान लो $1 इक्वल टू 100 रुपीज़ है, ठीक है। करंटली हम इसको रेट को मान के चल रहे हैं, $1 इक्वल टू 100, और इंडिया में हो सकता है ये आपको मोबाइल मिले आज 10,000 रुपये का, ये आज का सिनेरियो है। तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, यूएस में $100 का मिल रहा है, इंडिया में 10,000 का, और $1 इक्वल टू 100 भी है, तो इंडिया और यूएस में ना ये चीज़ सेम लेवल पे मिल रही है, सेम प्राइस है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। पर एक चीज़ रियलाइज करो, अगर यहाँ पे हो जाती है डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन का मतलब $1 इक्वल टू हो गया 120 रुपीज़, हो सकता है डेफिनेटली। तो आप एक चीज़ रियलाइज करो, यहाँ पर क्या हुआ, जब $1 इक्वल टू 120 हो गया, तो ये पर्टिकुलर फ़ोन ये यूएस में कितने का मिलने लग गया, ये यूएस में तो अभी भी $100 का ही है, मतलब, और इंडिया में तो रुपीज़ तो उतनी है। पर आप एक चीज़ रियलाइज कर रहे हो, अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही है, तो $1 इक्वल टू 120 होने की वजह से यहाँ पर प्राइस इसका महंगा हो गया ना, ये तो अभी भी 10,000 का ही जा रहा है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे कहने का मीनिंग ये डॉलर्स, एक सेकेंड, मान लो यहाँ पे ये $1 इक्वल टू 120 हो जाता है, तो अगर ये 10,000 वाला फ़ोन आप यूएस में भेज रहे हो तो कितने डॉलर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 10,000 डिवाइड बाई 120, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 80 समथिंग डॉलर पे करने पड़ेंगे, 83, 84 इस तरह से। मत मान लो क्या हुआ, जैसे ही ये $1 इक्वल टू 100, $1 इक्वल टू 120 हुआ, तो ये 10,000 वाला फ़ोन जो इंडिया में मिल रहा है, ये डॉलर टर्म्स में कितने में मिलेगा, 83 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, मैं उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा। तो यूएस में यही फ़ोन $100 का मिल रहा है, इंडिया में वो चीज़ होगी 83 पॉइंट समथिंग डॉलर की। क्यों? क्योंकि एक तरह से क्या हुई, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुई करेंसी की, या डीवैल्यूएशन हुई। इसके बेसिस पे क्या हुआ, इंडिया के जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स थे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई। तो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्कुल सही। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। तो अब एक चीज़ रियलाइज कर रहे हो, या तो ए ठीक है या बी ठीक है, सी और डी तो वैसे ही गलत हो गया। तो हमें एसेंशियली चेक के करना है क्या भैया सेकंड ठीक है या गलत है।
इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ये फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को बढ़ा देता है। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे आप मान के चलो $1 इक्वल टू 100 रुपीज़ है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ₹1 की वैल्यू क्या हुई, ₹1 की वैल्यू हुई $0.01। बिल्कुल ठीक है ना। करंटली इसको मैंने उल्टा किया, $1 इक्वल टू 100 किया तो ₹1 क्या हो गया, $0.01। ठीक है, अब मान लो कि ये एक्सचेंज रेट हो गया $1 इक्वल टू 200 रुपये, क्योंकि डीवैल्यूएशन का मीनिंग तो यही था। यस, अब ₹1 की वैल्यू क्या हुई, अब ₹1 की आप देख रहे हो वैल्यू 1/200। ठीक है, तो ये तो इससे कम हो गई ना। पहले थी हमारी कितनी, $0.01, अब आ जाएगी 1/200, तो वो उससे भी नीचे आ जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या वो कम हुई या ज़्यादा हुई। देखो यहाँ से जब हम यहाँ पर गए ना तो ₹1 यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। ऑब्वियसली डिक्रीज हुई, पहले 1/100 कर रहे थे, अब 1/200 कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई ना, ये कम हुई, तो हमारी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई भैया, ये डिक्रीज हुई है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सेकंड गलत हुआ, आंसर डायरेक्टली आ गया ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट में देखो, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ रही हमें, आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए, बट फिर भी हम थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ वो क्या बोल रहा है कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये भी स्टेटमेंट ठीक लग रही है, आपने अभी तो बोला कि हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट होते हैं एक तरह से जब हम क्या करते हैं, डीवैल्यूएशन करते हैं, बिल्कुल सही, पर यहाँ एक वर्ड यूज़ कर लिया इसने नेसेसरीली, तो मतलब ये होना ही होना चाहिए। क्या ऐसा होगा, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो इंडिया में करेंसी डीवैल्यूएशन होती है, तो उससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स तो बूस्ट होंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट्स बूस्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे चीपर हो रहे हैं, क्योंकि सस्ते हो गए ना, जैसे मैंने आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। यस, और जो हमारे इंपोर्ट्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे, दे विल बिकम एक्सपेंसिव। जब डीवैल्यूएशन होता है तो यही तो होता है, एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं और इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इस वजह से एक्सपोर्ट्स हमारे बूस्ट हो जाते हैं, राइट। पर इंडिया जैसी कंट्री आप जानते हो क्या है, इंडिया डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे कि क्रूड ऑयल। अब सोचो हमें तो बाहर से मंगाना ही है ना क्रूड ऑयल, चाहे उसका प्राइस जितना मर्जी हो जाए, क्योंकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो इससे होगा क्या, भले ही इंपोर्ट्स हम ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे, पर क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल एक तरह की नेसेसिटी है, तो इस वजह से हमें ये तो मंगाना ही पड़ेगा। तो चाहे क्रूड ऑयल जितना मर्जी महंगा हो जाए, इंडिया को वो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हो क्या सकता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। टेक्निकली ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये चीज़ पॉसिबल है। तो इस वजह से यहाँ पे नेसेसरीली वर्ड लिखा था ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव ही हो। अगर कोई कंट्री से मतलब डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स बूस्ट होते हैं और इंपोर्ट्स हमारे महंगे होते हैं, इसलिए लेस लाइकली होते हैं कि वो कम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। पर अगर हमारी डिपेंडेंस ज़्यादा है तो उससे होगा क्या, हमें इंपोर्ट तो वो करवाना ही पड़ेगा बाहर से, और क्योंकि एक्सपोर्ट महंगे हो रहे हैं तो हमारा जो खर्चा भी ज़्यादा होने लग जाता है। इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि हमारा ट्रेड बैलेंस डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिवली भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो नेसेसरीली की वजह से आप कह सकते हो कि ऐसा 100% नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ पक्का होनी ही होनी है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज करेक्ट, राइट। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें होंगी, आई होप आपको थोड़ा ये चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी देखो ज़्यादातर लोगों ने ठीक ही आंसर दिया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस भी नहीं कर रहा। उसके साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि काफ़ी ना डिटेल टॉपिक हो जाते हैं जब हम इस चीज़ कोई बात करते हैं, तो वो चीज़ें हम काफ़ी हद तक ना स्टार्टिंग में ऑलरेडी पढ़ी होती हैं, तो अगर हमें वो चीज़ें क्लैरिटी होती है तो आसानी से हमारे ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं चाहता हूँ एक बार आप अटैम्प्ट करना है इसको, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी। एक बार कोशिश करना है इसको पॉज करने की, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि देखना कि आप कितनी क्लोजली क्वेश्चन को पढ़ते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन पढ़ के अच्छा लगता है कि इजी है और फटाफट से आंसर मार्क करने की कोशिश करते हो और वहाँ गलती होती है। तो मेक श्योर कि आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो। तो ये आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, ये भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार डील करो। एक्चुअल में क्या हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड ही आजकल न्यूज़ में चल भी रही हैं, तो इस वजह से मैं इंश्योर करना चाहता था कि आपको इस तरह की चीज़ों का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, राइट। तो ये दो पर्टिकुलर क्वेश्चन हुए आज के, इनको आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप भी इसी तरह से अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।